नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम इसको लेक्चर का जीएस वाला जो सेक्शन है जिसे अपन पेपर फर्स्ट बोलते हैं, राजस्थान आरपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है फर्स्ट ग्रेड का, उसका जीएस पोर्शन का पेपर फर्स्ट में अपन हिस्ट्री वाला सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में हमने राजस्थान का इतिहास शुरू किया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक लेक्चर में स्ट्रेटेजी डिस्कस करी कि अपन किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस में आपके मेंशन है, वो जरूर देखना वीडियो। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर पढ़े, तो सेकंड लेक्चर में अपन ने बेराठ वाली सभ्यता और गणेश्वर वाली सभ्यता, दो सभ्यताओं को कंप्लीट किया। अब इस थर्ड लेक्चर में अपन कालीबंगा कंप्लीट कर लेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर है तो वो सभ्यता, चारों सभ्यताएं हैं अपने इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में आहार कंप्लीट हो जाएगी, तो चार सभ्यताएं खत्म। चार सभ्यताओं में अपने को जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन, अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना, वो हमारे मैटर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने लगभग ऑप्शनल वाली चीज तैयार करके दे दी आपको इसमें। तो स्पेसिफिकली कालीबंगा में इससे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, और जितने भी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका मैटर भी मैंने इस वाली स्लाइड में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये वाला पूरा मैटर। ठीक है, तो आज अपन जो है कालीबंगा पढ़ने वाले हैं, हनुमानगढ़ जिले में जो अवस्थित है कालीबंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा मैंने इनोवेशन करने का प्रयास किया। अब आप ही बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा है प्रयास। ठीक है ना। ये थोड़ा सा ग्राफिक्स, क्योंकि मैं अच्छा चित्रकार तो नहीं हूँ, लेकिन ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह मेरे को आती भी नहीं है ज्यादा, और ऑफलाइन में अपन कितना क्या कर सकते थे, तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी। तो आप लोग देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपन समर्थन करिए, नीचे लिखिए कुछ, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपके लिए कुछ अपनी तरफ से जो भी ग्राफिक्स बना सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ में जो ये सभ्यता है, तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है कालीबंगा का मतलब? काले रंग की चूड़ियां। और ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, फिर और ऑप्शन दे देगा वो आपको तीन, कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। बहुत बेसिक प्रश्न, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो ये इसका अर्थ ही पूछ लेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो कालीबंगा है इसकी खोज किसने की थी। तो बीकानेर राज्य में पड़ता था हनुमानगढ़ उस टाइम पे। ठीक है, अनूप सिंह जी ने हनुमानगढ़ जीता था। तो बीकानेर वाले जो राज्य था, तो उसमें एक व्यक्ति थे, इटालवी व्यक्ति थे। वो एक भाषाविद थे जिसको अपन जानते हैं एलपी टेसीटोरी के नाम से। तो एलपी टेसीटोरी जो है, भ्रमण करते करते उसने वो भारत के बहुत सारे राज्यों में रहे, जोधपुर में भी रहे थे वो काफी दिनों तक। ठीक है, तो भारत के बहुत सारे राज्यों में रहे, तो वो घूमते घामते बीकानेर में आ गए, क्योंकि उनका लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना। तो वो भाषाविद कहलाते हैं। जिनका लैंग्वेज में इंटरेस्ट होता है, जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज के ओरिजिन को समझने का प्रयास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भाषाविद। ठीक है, तो एलपी टेसीटोरी एक भाषाविद थे जो कि बीकानेर स्टेट में रहते थे। ठीक है, तो बीकानेर स्टेट में रहते रहते वो वहां पे घूमते हैं। अब राज्य में रह रहे हैं तो भाई घूमते हैं टाइम टाइम पे। तो ये घूमते हुए एक बार निकल पड़े अपने हनुमानगढ़ साइड। तो हनुमानगढ़ साइड ये स्थान है कालीबंगा। तो जब इन्होंने देखा ना, वहां पे एक्टिविटी देखी, जिस तरीके से, जिस तरीके का ढेर उन्होंने वहां पे पाया, ठीक है, तो इनको लगा कि यहाँ पर अवश्य ही कोई ना कोई बहुत बड़ी सभ्यता रही होगी किसी न किसी टाइम पे। तो ये जो सबसे पहले जो जिक्र करने वाले थे ना कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी पुराने टाइम में, किसी न किसी टाइम में, तो ये जो जिक्र किया था, ये किसने किया था? एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी एक बहुत बड़े लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद थे। ठीक है, और बार्डिकल सर्वे ऑफ राजस्थान राजपूताना, ये इनकी किताब का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप याद रख लेना, बहुत एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, और उसके बाद जब एलपी टेसीटोरी ने जिक्र किया, लेकिन उस समय राजाओं का राज था, रजवाड़े थे, तो ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे कि यहाँ पर कोई बड़ी सभ्यताएं होगी। तो उन्होंने बोला ये तो हमारे काफी दिनों से डूंगर तो बना हुआ है, ऐसे टीले बने होते थे ना, क्योंकि जब सभ्यता होती है तो सभ्यता जैसे नष्ट होगी ना, तो वहां पर क्या है, बहुत सारी चीजें जम जम के बहुत ज्यादा टीले बन जाते हैं। ठीक है, तो वो टीले के तौर पे जो है सभ्यताओं की जब भी खोज करने निकलते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो उन टीलों की खोज करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कहाँ पे जमाव हुआ होगा। ठीक है, तो ये टीलों को देख के उन्होंने टेसीटोरी ने अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर एक भव्य सभ्यता रही होगी। इसके बाद अपन देखते हैं कि अमलानंद घोष आते हैं 1951-52 में, और अमलानंद घोष ने जो है ये स्वतंत्र भारत का दूसरा स्थल जो है उसको उत्खनित किया। तो उससे पहले जो है राजस्थान से, मतलब भारत में जो सबसे पहले जो उत्खनन किया था ना आफ्टर पार्टीशन,
तो वो रोपड़ में उत्खनन किया था। क्या हुआ था इसमें पीछे भी एक स्टोरी है। जब भारत का पार्टीशन हुआ, भारत जो है दो हिस्सों में पाकिस्तान और इंडिया के रूप में बन गया, तो ज्यादातर हड़प्पा कालीन जो शहर थे ना, क्योंकि 1921 से चालू हो गए हड़प्पा कालीन, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा के जो शहर निकलने थे वो 1921 से चालू हो गए हड़प्पा की खोज से। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जितने भी पुराने आमरी, जितने भी पुराने पुराने बड़े बड़े शहर थे ना, वो सब कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। भारत में एक भी शहर नहीं रहा। ठीक है, तो भारत के आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला यार ये सभ्यता तो दोनों जगह पे रही थी, तो अपनी साइड में भी कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा ऑब्वियसली। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब में रोपड़ खोज लिया, राजस्थान में कालीबंगा खोज लिया, हरियाणा में राखी गढ़ी खोज लिया, गुजरात में बहुत सारे धोलावीरा वगैरह ही खोज लिया, है ना। तो ये खोजना शुरू कर दिया आफ्टर पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद 1951 से भारत के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे शहर खोजने शुरू कर दिए। तो उसी दृष्टिकोण में अपना जो है कालीबंगा का भी उत्खनन किया गया। ठीक है, तो इससे पहले इसका जिक्र किसने कर दिया था ऑलरेडी? एलपी टेसीटोरी ने। तो जब इनको पता चला भाई एलपी टेसीटोरी ऐसे बोल के गया था, यहाँ पे भी सभ्यता थी, तो ये वही सभ्यता होगी जो यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी जगह पे मिली हुई है। तो इस कारण जो है भारतीय जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने भी यहाँ पर सभ्यताओं की खोज चालू कर दी। तो इसी दृष्टिकोण में स्वतंत्र भारत का दूसरा प्राचीन उत्खनन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो पहला तो कौन सा हो गया? रोपड़। रोपड़ में जैसे खोज हुई उसके बाद कौन सा हो गया दूसरा? अपना कालीबंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, यह भी प्रश्न बन जाता है। हालांकि जो पहले जो पुरानी अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना पुराने ईयर्स के, तो उसमें कभी कभी है ना स्वतंत्र भारत का सबसे प्राचीन उत्खनन, है ना, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है। तो वो सबसे प्राचीन उत्खननों में से एक है स्वतंत्र भारत का। ठीक है, उसके बाद 1961 से लेकर 69 में 9 सत्रों में यहाँ पर व्यापक उत्खनन हुआ। तो 9 सत्रों में उत्खनन हुआ है यहाँ पे। कब? 61 से लेकर 69 तक 9 सत्रों में उत्खनन होगा। और 3 जनों का आप नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। इन तीनों लोगों का नाम याद रख लेना। एग्जामिनर ऐसे का ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन जो है इस क्षेत्र में इस वाले टाइम पीरियड में कौन जो है अपना आर्कियोलॉजिस्ट शामिल नहीं था कालीबंगा के उत्खनन में? तो कौन नहीं था? तो बीके थापर तो थे, जेपी जोशी भी थे और बीबी लाल भी थे। तो 3 जनों का नाम याद रख लेना। ठीक है, बीके थापर, जेबी जोशी और बीबी लाल। दो तो बी से ही शुरू हो रहे हैं, बीके थापर और बीबी जोशी, एक जेपी जोशी, बीबी लाल सॉरी, एक जेपी जोशी। ठीक है, तो आप ये नाम याद रख लोगे तीनों। और इन्होंने 9 सत्रों में इसकी खुदाई करी है। ठीक है, एक बार में नहीं, 9 बार में इसकी खुदाई करी थी। ठीक है, इसका उत्खनन किया था। अब जो कालीबंगा वाला जो अपना क्षेत्र है ना, वो घग्गर नदी पर अवस्थित है। मैंने पहले कहा था कि ज्यादातर प्रश्न कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो अपना कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के बाएं तट पर था। ठीक है, और भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र था। आज अगर अपन ने अब तक के जितने भी उत्खनन हुए हैं ना, तो भारत में अपन देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सबसे बड़ा शहर है? तो सबसे बड़ा शहर है भारत का राखी गढ़ी, हरियाणा में अपने राखी गढ़ी। तो हरियाणा वाला जो राखी गढ़ी है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वो भारत का ही नहीं, पाकिस्तान का नहीं, सारी सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी सबसे बड़े शहर है ना, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल मतलब एरिया के हिसाब से जितनी उत्खनन खोज हुई है, तो एरिया के हिसाब से कौन सा क्षेत्र है? वो है राखी गढ़ी। फिर उसके बाद धोलावीरा। ठीक है, भारत में देखें तो राखी गढ़ी, धोलावीरा और थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाता है? अपने कालीबंगा। थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाता है? कालीबंगा। ठीक है, तो अपन इंपॉर्टेंट लगा लेना कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो वो कौन सा शहर था? कालीबंगा। अब एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कई बार, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामों में भी पूछा गया है बहुत बार, अलग अलग दूसरे एग्जाम्स जो होते हैं ना राजस्थान के लोकल लेवल के एग्जाम, उनमें पूछा गया है कि कालीबंगा में कितने सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए? मतलब सांस्कृतिक स्तर देखो क्या होता है। देखो बेटा, अब जैसे हड़प्पा है, ठीक है, तो हड़प्पा ऐसा थोड़ी है कि पूरी सिविलाइजेशन एक ही टाइम में खत्म हो गई हो, नहीं हुई है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे स्तर होंगे। पहले प्राक हड़प्पा आई, ठीक है, तो प्राक हड़प्पा जो है ना, प्राक मतलब जो हड़प्पा से पहले जो चल रही थी वो प्राक हड़प्पा है। तो प्राक हड़प्पा के यहाँ पे 2 लेवल मिले हैं। ठीक है, तो 2 लेवल तो पुरानी वाली हड़प्पा के, और 3 लेवल मिले हैं हड़प्पा के। तो हड़प्पा शैली के 3 लेवल और प्राक हड़प्पा के 2 लेवल मिलके टोटल कितने सांस्कृतिक स्तर हो गए? टोटल सांस्कृतिक स्तर हो गए इसके 5। ठीक है, तो 5 सांस्कृतिक स्तरों में जो है ये पाई गई है कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। ठीक है, 5 सांस्कृतिक स्तरों पर ये मिली है। कालीबंगा हड़प्पा का बहुत फेमस शहर था।
ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपने को क्या क्या प्राप्तियां हुई है। तो इसमें जो अपने को सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति हुई है वो हुई है जुता हुआ खेत। तो भारत में जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से अपने को प्राप्त होते हैं? वो अपने को प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। अब ये जुते खेत का एक डायग्राम आप देख लीजिए, ये खेत है और ये जुता हुआ है, यहाँ पे क्यारियां बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो फसलों का जो पैटर्न था ना कि फसलें कैसे पैदा करते थे, इनको ये भी दिमाग था कि भाई अपन एक ही फसल को बोएंगे ना तो इतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इनके जो खेतों के जो अपने को खेतों में जो फसलों के प्रमाण मिले हैं ना, तो वो दो फसलों के एक साथ प्रमाण मिले हैं। या तो गेहूं के साथ जो बो देते थे, आधे में गेहूं आधे में जो, फिर अगले साल घुमा देते होंगे क्रॉप रोटेशन वाली इस तरीके से, फिर आधे में चना आधे में सरसों, इस तरीके का पैटर्न अपने को देखने को मिलता है। तो इतना दो फसलों को एक साथ बोने का जो दिमाग था ना वो किसमें था? अपने कालीबंगा वालों में, ठीक है। तो कालीबंगा वालों में जो दो खेतों को, या फसल क्रॉप रोटेशन भी इसको आप बोल सकते हैं, है ना, फसल चक्रीकरण या दो फसलों को एक साथ बोने का जो है प्रमाण अपने को कहां से प्राप्त होता है? वो अपने को प्राप्त होता है कालीबंगा से, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि यहां पर जो है अपने को सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें मिली, है ना, बहुत सारी सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें मिली है। तो इस मोहर में जो है अपने को बहुत सारे सिंधुकालीन शब्द मिले। सिंधुकालीन शब्द में क्या होते थे? ज्यादातर चिन्ह होते थे, मछली का चिन्ह बना दिया, ठीक है, कुछ भी चिन्ह उकेर दिया, प्लस का माइनस का, इस तरीके के चिन्ह, आपको बहुत सारे चिन्ह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अपने को सिंधुकालीन लिपि के अपने को चिन्ह कहां से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे जो सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें मिली है ना, उसमें वही चिन्ह प्राप्त हुए जो अपने को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसका मतलब कनेक्शन तो है इन सभ्यताओं में। तो वो चिन्हों को सिंधुकालीन लिपि का नाम दिया गया है। किस लिपि का? भाई सिंधुकालीन लिपि है, सिंधुकालीन लिपि। तो इस सिंधुकालीन लिपि में अक्षर जो है दाएं से बाएं लिखे जाते थे। ये अपने को कहां से पता चल रहा है? यहाँ की मोहरों से पता चल रहा है। तो कौन सी ऐसी संस्कृति है या कौन सी ऐसी सभ्यता आगे अपन पढ़ेंगे और भी, कि यहाँ पे जो अपनी कालीबंगा है ना, इसका स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा योगदान है। क्या? सिंधुकालीन जो लिपि है उसको समझने में कालीबंगा का बहुत बड़ा योगदान है। कारण क्योंकि यहाँ पर अपन आप आगे देखेंगे मृदभांड परंपरा में कि यहाँ पर जो है ना एक ऐसा मृदभांड मिला है जहां पर जो है स्क्रिप्ट ओवरलैप कर रखी है। ओवरलैप कैसे करते हैं? जैसे कई बार होता है ना, अब ये देखो मैंने लिखा दीनहीन सभ्यता प्राक हड़प्पा। अब अपन क्या करते हैं, जब कंप्लीट हो जाता है ना तो अपन यहां से शुरू कर देते हैं लिखना, ठीक है। तो आप ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब उसने लिखना शुरू किया तो यहां से वापस शुरू कर दिए। तो जब लिखना शुरू किया वापस यहां से शुरू कर दिया, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा समझा कि ये बूस्ट्रोफेदन लिपि, बूस्ट्रोफेदन लिपि जो है वो जैसे ये लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जा रही है ऐसे, है ना। बूस्ट्रोफेदन में क्या होगा, ये वापस यहां से घूम जाएगी, फिर वापस चली जाएगी, फिर वापस यहां से घूम जाएगी, फिर वापस ऐसे चली जाएगी। तो ये हो गई बूस्ट्रोफेदन लिपि, जिसको अपन गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमूत्री लिपि। तो जो सिंधुकालीन जो लिपि है वो बूस्ट्रोफेदन थी, या फिर सामान्य बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो कौन सी लिपि थी? ये ज्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और फिर यहां से अपने को ओवरलैपिंग से क्या पता चला है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, क्योंकि ओवरलैपिंग किस साइड से हो रही थी? इस साइड से ओवरलैपिंग हो रही थी। तो या तो शुरुआत ये जो है, ये कहां से शुरुआत कहां से होती है? दाएं से बाएं। फिर भले अगर या फिर इसमें ये भी चांसेस है कि ये ओवरलैप करती हो, फिर इसमें ये भी चांस है कि ये बूस्ट्रोफेदन यानी कि गोमूत्री लिपि की तरह कार्य करती हो। तो दोनों चांसेस है। तो इस बात का पता अपने को कहां से लगा है? कालीबंगा से। ये बहुत डीप बात है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ में भी नहीं आया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। बस मैं समझाने के लिए आपको ये चीज बता रहा हूं, ताकि आप जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं ना विशेषता, उनको ये चीज समझनी होगी, है ना। बाकी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएस वालों के लिए तो ये पता होना जरूरी है कि क्या, कि सिंधुकालीन लिपि के अपने को साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं कि सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें मिली है, उस पर सिंधुकालीन लिपि उकेरी गई है। तो ये साक्ष्य मिले। फिर इसके बाद अपने को एक खिलौना गाड़ी मिली है यहाँ पे, है ना। तो ये ऐसी गाड़ी बनी हुई थी और उस पे क्या लगे हुए थे? पहिए लगे हुए थे। तो खिलौना गाड़ी पे और पहिए के जो साक्ष्य हैं अपने को कहां से प्राप्त हो रहे हैं? खिलौना गाड़ी और पहिए के साक्ष्य अपने को कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कालीबंगा। तो इसको आप दिमाग में ऐसे बैठा लो कि ये कालीबंगा से ऐसे गाड़ी भी प्राप्त हुई है अपने को। फिर वहां पे जो मसाले हैं उनको पीस रहे थे, तो मसाले पीसने के लिए किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं? वो सिलबट्टे का, ठीक है। तो एक सिलबट्टा भी वहां पे मिला है अपने को। क्या मिला है? सिलबट्टा, जिससे अपने मम्मियां जो है चटनी वगैरह बनाती है ना, तो किससे बनाती है? वो सिलबट्टे पे बनाती है। आजकल तो बहुत सारे मिक्सी ग्राइंडर क्या पता क्या चल रही है। पहले वाले जो लोग थे वो उनका ग्राइंडर यही था, सिलबट्टा। तो है ना, सिलबट्टे में एक होती थी लोडी, और उस लोडी से घिस घिस के वो मसाला को पीसते थे, ठीक है।
तो ये सिलबट्टा का जो अपने को उल्लेख कहां प्राप्त हुआ है, मतलब जो सिलबट्टा मिला हुआ है वो अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सिंगल हिंज डोर भी मिला है। देखो अपन जैसे दरवाजा आप देखते हो, कभी भी दरवाजा देखना आप, जैसे ये अपने दरवाजा लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक हिंज होती है, यहाँ पे भी एक हिंज होती है, फिर ये दरवाजा इससे हिंज से जुड़ा हुआ होता है। इसको बोलते हैं पल्ला भी बोलते हैं अपने गांव में, ठीक है। तो हिंज बोलते हैं या पल्ला बोलते हैं, इंग्लिश में हिंज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करता था, इसको खोलने और बंद करने में सहायक होता है, क्योंकि ये यहां से इसको ये सहारा देता है, ठीक है। खोलने में बंद करने में आसान होता है। तो जो यहाँ पर जो अपने को डोर मिले हैं ना, यहाँ पे जो अपने को दरवाजे मिले हैं ना, वो सिंगल हिंज के थे, केवल एक ही हिंज लगी हुई थी इस पे, ठीक है। तो ये ऐसा भी अपने को साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, ऐसा एक पल्ले वाले दरवाजे का साक्ष्य भी अपने को कहां से मिला है, वो अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा से और क्या क्या विशिष्ट प्राप्तियां हुई है, देखो कालीबंगा में अपने को बहुत सारी विशिष्ट प्राप्तियां हुई है। एक तो देखो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कालीबंगा वाला जो हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा, तो एक प्रश्न ऐसा पूछा गया है पहले कि हनुमानगढ़ जिले का जो हेडक्वार्टर है ना, हनुमानगढ़ जिले के हेडक्वार्टर से जो कालीबंगा है वो किस साइड पड़ता है, तो वो किस साइड पड़ता है, दक्षिण पश्चिम साइड। यानी कि हनुमानगढ़ अगर यहाँ है ना, तो कालीबंगा दिशा में कहां पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा दिशा में। आप समझ पा रहे हो ये चीज, ठीक है। तो कालीबंगा का जो हेडक्वार्टर है ना, वो उसकी दिशा से दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता था। कहां पड़ता था, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। इसके अलावा अपने से ये भी प्रश्न पूछा गया, दिशा से संबंधित कालीबंगा से दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि कालीबंगा में जो जुता हुआ खेत अपने को प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा की किस दिशा में था। तो ये कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिमी, और ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्वी, ठीक है। तो यहां पर मान लो कालीबंगा सभ्यता है ना, तो कालीबंगा सभ्यता से दक्षिण पूर्वी वाले एरिया में अपने को जुता हुआ खेत प्राप्त होता है। ये वाला कहां प्राप्त होता है, दक्षिण पूर्वी एरिया में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बिकॉज एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज दिशाओं से बहुत कम प्रश्न पूछते हैं, लेकिन कालीबंगा इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी बड़ी महान खोज थी ना, कि इससे ऐसे बहुत माइनर प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना। इसके अलावा जुता हुआ खेत अपने को दक्षिण पूर्व से मिला है, और ये जो है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस साइड में अवस्थित है, दक्षिण पश्चिमी साइड में अवस्थित है, ठीक है। ये दो प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारी विशिष्ट प्राप्तियां हुई है, उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे एक संग्रहालय बनाया गया। कब बनाया गया, 1985-86 में, ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो राजस्थान में किस संस्कृति या किस सभ्यता जो है, या किस सभ्यता के केंद्र पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभ्यता के केंद्र पर संग्रहालय बनाया गया है, वो कौन सी सभ्यता है, या कौन सा क्षेत्र है, या कौन सा केंद्र है सभ्यता का, वो है कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा पे जो है एक संग्रहालय बनाया गया है 1985-86 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अगर कालीबंगा का नगर का पैटर्न देखते हैं ना, तो कालीबंगा का नगर जो है ना, ये ऐसे नगर है, तो ये एक दीवार तो ये बनी हुई है, और दूसरी दीवार ये बनी हुई है, ठीक है। नगर दो दीवारों से, यानी कि दोहरी रक्षा प्राचीर बनाई गई है यहाँ पे, ठीक है, कि एक अगर शत्रु तोड़ भी दे ना, तो दूसरी तक जो है आदमी बचा रहे, ठीक है। तो दो दोहरी रक्षा प्राचीर बनाई गई थी इस शहर के दोनों तरफ, चारों तरफ। तो दोहरी रक्षा प्राचीर बनेगी, और इस साइड जो पश्चिमी साइड है ना, तो यहां पर जो होता है उसको बोलते हैं अपन दुर्ग टीला, ठीक है। तो पश्चिमी साइड में दुर्ग टीला था, वो थोड़ा ऊपर रहता है, और जो अपना इधर पूर्वी साइड है उस पर सामान्यतः नगर टीला होता था। तो नगर टीला है अपना पूर्वी साइड में, इधर है पश्चिमी टीला, पश्चिम में दुर्ग टीला, ठीक है। तो ये दोनों जो टीले मिलके है ना, ये पूरा कालीबंगा शहर है। कौन सा है, कालीबंगा है ये पूरा कालीबंगा, ठीक है। तो इसके एक हिस्से में दुर्ग टीला है, दूसरे हिस्से में सामान्यतः नगर टीला है, और इसमें दोहरी रक्षा प्राचीर जो है वो बनाई गई है, दोहरी रक्षा प्राचीर बनाई गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अपने को अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई है। तो राजस्थान का कौन सा ऐसा केंद्र है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहां से अपने को अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है और वो फर्श में यूज की गई है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, या कौन सा अपने को केंद्र है, इसको बोलते हैं साइट, इंग्लिश में बोलते हैं साइट, SITE, है ना। तो वो साइट है कालीबंगा। कौन सी साइट है, कालीबंगा। तो अलंकृत ईंटों के जो साक्ष्य अपने को कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं, यहां पर अपने को दो टाइप के बेल मिले, ठीक है। एक तो मिला है तांबे का बेल, है ना, तांबे का बेल, जो कि इस समय की जो अपनी मुद्रा, ये धातु जो शास्त्र है ना, उसका उच्चतम ज्ञान इनको था, इसीलिए तांबे के बेल बना रहे हैं, ठीक है। तांबे के बेल बना रहे हैं, प्लस मिट्टी का ऐसा बेल बना रहे हैं, देखो ये टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस थे।
मिट्टी का ऐसा बेल बना देते थे, खिलौना बेल था वो मिट्टी का, उसका सिर खुल जाता था। क्या सिर खुल जाता था, फिर खेल लेते थे बच्चे और फिर वापस सिर लगा देते थे। तो ऐसा खेल वाला जो बेल है वो अपने को कहां से प्राप्त हुआ है, वो अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से दो टाइप के बेल प्राप्त हुए, एक तांबे का बेल प्राप्त हुआ है, एक मिट्टी का ऐसा बेल प्राप्त हुआ है जिसका सिर खुलता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कालीबंगा में एक सबसे महत्वपूर्ण जो खोज हुई है ना, वो है लकड़ी की नालियां। देखो कालीबंगा नगर नियोजन के नाम पे अपन आगे पढ़ेंगे कि इसको दीनहीन सभ्यता कहा जाता था, है ना। तो दीनहीन इसलिए था क्योंकि एक तो यहाँ पे कच्ची ईंटें बहुत सारी मिली है, प्लस यहाँ पर जो हड़प्पा कालीन दूसरे शहरों में जिस तरीके का नगर नियोजन था ना, वो भी यहाँ पे नहीं मिलता है। कैसे? हड़प्पा कालीन सारे शहरों में आपको पक्की हुई नालियां मिलती है, यहाँ पे आपको नालियां ही नहीं मिलती। ठीक है, तो अब दीनहीन सभ्यता हो गई ना भाई, नालियां नहीं है तुम्हारे तो भाई तुम तो दीनहीन हो। ठीक है, तुम्हारे पास कच्ची ईंटों से तुम बना रहे हो तो तुम दीनहीन हो, तुम्हें पक्की ईंटें बनानी नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका रीजन सिर्फ ये है, मैं आपको पहले बताता हूँ कालीबंगा दीनहीन सभ्यता क्यों कहलाता है। क्योंकि कालीबंगा जो है ना, हड़प्पा सभ्यताओं में भी बहुत पुराना है, प्राक हड़प्पा का। तो जब आदमी टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही यहाँ पे इतने बड़े बड़े शहर बन गए, कच्ची ईंटों से घर बना लिया लोगों ने, तो वो प्राक हड़प्पा की प्राप्तियां हैं ज्यादातर। कौन सी प्राप्तियां? पुराने हड़प्पा की प्राप्तियां। तो भाई तुम बाद में पैदा हुए, अब जैसे अपने माँ बाप के मान लो 10,000 रुपए महीने की सैलरी थी और तुम्हारी 20,000 25,000 है, तो तुम माँ बाप से ज्यादा बढ़ के थोड़ी होगे। ठीक है, तो माँ बाप से ज्यादा बढ़ के कभी नहीं हो पाओगे तुम। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है ना, प्राक हड़प्पा जो सभ्यताएं है ना, वो तकनीकी रूप से इसलिए कम रही क्योंकि लोगों ने जो बाद के जो बच्चे आते हैं वो तकनीकी रूप से ज्यादा एडवांस होते हुए आते हैं। तो प्राक हड़प्पा में आपको तकनीकी कमी दिखाई देती है क्योंकि वो पुरानी सभ्यता है ना, पहले की सभ्यता है। तो ये ध्यान रख लेना, इसलिए इसको अपन दीनहीन सभ्यता बोलते हैं। तो इसकी इतिहासकार बहुत बार मजाक भी उड़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद क्या था, यहाँ पे लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है अपने को। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जल निकासी की भी कोई व्यवस्था, नालियां भी नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं करी गई थी। तो जब बाद में बच्चों ने सीख लिया, तो उनके दादे परदादे हैं, बच्चों ने जब सीख लिया कि यार अब मैं तो वहां मोहनजोदड़ो जाके आया था, वहां पर तो बहुत सारी जल निकासी की अपने को नालियां मिली है, तो फिर भाई नालियां तो नहीं बना सकते क्योंकि शहर तो पूरा बस गया, अब नालियां कैसे बनाए। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अपन लकड़ी की नालियां बना देते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा वालों को का दिमाग है ये कि लकड़ी की नालियां बनाना उन्होंने अपनी तरफ से शुरू किया। और भारत के किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में आप चले जाओ, ये लकड़ी की नालियां आपको कहीं नहीं मिलेगी, है ना। अब आपको समझ में आ गया कि कालीबंगा वाले गरीब नहीं थे। ठीक है, वो पुराने थे, गरीब नहीं थे। ठीक है, गरीब होते या तकनीकी रूप से कमजोर होते तो वो तांबे का बेल कैसे बना लेते। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना, शहर लगभग सिमिलर पैटर्न पे बनाया इन्होंने। बस तब पहले पुराने लोग थे इसलिए कच्ची ईंटों के घर बनाए, पुराने लोग थे इसलिए जल निकासी की व्यवस्था नहीं की क्योंकि उनका दिमाग नहीं चला इतना कि वे जल निकासी की भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पुराना शहर तो ऐसे होते हैं। तो पुराने लोग थे, जल निकासी की व्यवस्था नहीं करी। ठीक है, यहां पर बस अपवाद के तौर पे ये बात ध्यान रख लेना, यहां पर कालीबंगा में अपवाद के तौर पे आपको पक्की सड़कें मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? पक्की सड़कें मिल जाएगी कालीबंगा में। और बाकी सब जगह जो है इसको दीनहीन सभ्यता घोषित कर देते हैं। तो ये भी गलत बात है क्योंकि पुराने रहे लेकिन दीनहीन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं पता कि ये चीजें होती। तो बाद में इन्होंने जब इनको समझ में आया ना कि सड़कें पक्की बनती है तो पक्की सड़कें बनवा ली उन्होंने, क्योंकि रोड पे तो कुछ ऐसा बनाना आसान होता है, रोड बनाना तो। ठीक है, लेकिन अब आदमी मकान उखाड़ के नालियां थोड़ी बनाएगा फिर बाद में, तो इसलिए लकड़ी की नालियां बना दी उन्होंने आर्टिफिशियली। ठीक है, इसके अलावा वहां पे एक स्वास्तिक का चिन्ह भी अपने को देखने को मिलता है। तो राजस्थान की किस संस्कृति में या किस केंद्र पर अपने को स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है? स्वास्तिक का चिन्ह कहां मिलता है? यहीं पे मिलता है। अब स्वास्तिक का चिन्ह बना होगा तो अब आदमी ने यज्ञ किए वहां पे। ठीक है, तो ये 7 यज्ञ वेदियां मिली है वहां पे। कितनी यज्ञ वेदियां मिली है? 7 यज्ञ वेदियां मिली है। जब यज्ञ करता है आदमी तो स्वास्तिक बनाता है कि नहीं बनाता है? तो आप ऐसे याद रख लेना कि 7 अग्निवेदिकाएं थी, वहां पर यज्ञ किया लोगों ने, तो यज्ञ किया तो स्वास्तिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो स्वास्तिक ऐसे बना दिया। तो आप ये याद रख लेना कि स्वास्तिक का साइन भी मिला है तो वहां पे अग्निवेदिकाएं भी मिली है। ठीक है, तो अग्निवेदिकाएं जो है वो विकसित हड़प्पा के हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कि 5 सांस्कृतिक केंद्र है, 2 सांस्कृतिक केंद्र तो प्राक हड़प्पा कहते हैं और 3 जो सांस्कृतिक केंद्र थे वो विकसित हड़प्पा के थे। तो विकसित हड़प्पा की है ये अग्निवेदी है। और अग्निवेदिकाओं की जो जो अपने आकार देखते हैं ना, वो कौन सा आकार है? आयत के आकार की। किस आकार की? आयत के आकार की, न कि वर्गाकार की। ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आयताकार, अपने को आयताकार अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती है यहाँ पे। ठीक है,
अब इसमें आप, क्योंकि याद करने के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं आपको, अब आप बेलन की जो आकार देखते हो, आप बेलनाकार जिसको अपन बोलते हैं, आप फर्स्ट ग्रेड में जब मैथ्स पढ़ोगे तो बेलन पढ़ोगे आप, तो बेलनाकार में यहां पर चार चीजें मिली कालीबंगा में। क्या मिली? एक तो कुआ है ना, अंडाकार कुएं मिले, ठीक है, अंडे के आकार का कुआ है, ठीक है, उसका मुंह अंडाकार है, लेकिन कुआ होता तो बेलन के आकार का है ना, नीचे तक जाते हैं तो अंडाकार कुआ प्लस बेलनाकार तंदूर, है ना, रोटियां सेकते थे, पंजाब हरियाणा वाला एरिया आ गया पास में, रोटियां सेकेंगे तो तंदूर लगते हैं उस साइड, तो तंदूर बेलनाकार अपने को, तो तंदूर कौन सा लगा? बेलनाकार। फिर चबूतरा, वहां पर एक चबूतरा मिला है जिसमें ईंटें लगी हुई है, ईंट द्वारा निर्मित चबूतरा मिला है, तो चबूतरा भी कौन से आकार का हो गया? बेलनाकार ही हो गया ना। प्लस एक बेलनाकार मोहर मिली है। देखो बेलनाकार जो मोहर है ना, वो मेसोपोटामिया में चलती थी, ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जब खुदाई की गई थी तो वहां पर बहुत सारी बेलनाकार मोहरें निकली, ठीक है, तो वहां पर चलती थी बेलनाकार मोहर। तो ये ऐसी सेम डिट्टो मोहर अपने को कहां मिल रही है? एक मोहर कहां मिली है बेलनाकार? वो अपने को कालीबंगा में मिली है। तो जब लोगों को पता, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये खोज की ना, तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगा यार कालीबंगा वाले तो विदेशी व्यापार भी कर रहे हैं, तो मेसोपोटामिया वालों से भी व्यापार कर रहे हैं कालीबंगा वाले, तो कालीबंगा को विदेशी व्यापार के तौर पे अपने को क्या मिली है? यहाँ पर एक बेलनाकार मोहर। तो आप ये ध्यान रख लेना, चार चीजें बेलनाकार मिली है, एक तो अंडाकार कुएं, एक बेलनाकार तंदूर, एक चबूतरा जो ईंटों से बना हुआ था, और एक विदेशी व्यापार के लिए मेसोपोटामिया की मोहर, बेलनाकार मोहर, ठीक है। तो ये याद रख लोगे आप, चार ये मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है, तांबे और मिट्टी का बेल मिला है, अलंकर फर्श में अलंकर ईंटें लगी हुई थी वो मिली है, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है जिस पर एक स्वास्तिक बना हुआ है, ठीक है, ये आप चीजें याद रख लोगे, ठीक है। फिर यहां पर दुर्ग टीला पश्चिम में है और सामान्य टीला पूर्व में है, ठीक है, और दोहरी दीवार रक्षा प्राचीर है यहाँ पे, जुता हुआ खेत यहाँ पर मिलता ही है, 2 फसलें एक साथ वहां पे पैदा हो रही है, कौन सी? गेहूं जो के साथ बोते थे या फिर चना सरसों के साथ बोते थे। फिर सेलखड़ी और मिट्टी की मोहर प्राप्त हुई है जिसपर सिंधुकालीन लिपि लिखी हुई है, वहां पर एक खिलौना गाड़ी और पहिया प्राप्त हुआ है, तो ये भी एक वहां की महत्वपूर्ण प्राप्ति है। सिलबट्टा जहां पे मसाले पीसे जाते हैं, और एक पल्ले वाला दरवाजा, वैसे तो ज्यादातर सभ्यताओं में 2 हिंज वाले दरवाजे मिलते हैं, और यहाँ पर कौन सा? एक पल्ले वाला दरवाजा। उसके पीछे भी मैंने कारण बताया, क्योंकि ये दीनहीन सभ्यता नहीं थी, पुरानी सभ्यता थी, तो पुरानी लोग हैं तो वो अभी तकनीकी सीख ही रहे हैं पुराने लोग, तो उन्होंने एक हिंज वाला ही दरवाजा बनाया था। फिर बाद में जब उनको समझ में आया कि यार दरवाजा इधर उधर हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उनको लगा कि एक हिंज यहाँ पे लगा दो और एक हिंज यहाँ पे लगा दो, बाद में समझ में आया उनको, ठीक है। तो आप अगर कोई बोले कि ये दीनहीन सभ्यता थी, हाँ भाई दीनहीन सभ्यता आप बोल सकते हैं, लेकिन ये प्राचीन सभ्यता थी, इस वजह से दीनहीन थी। प्राक हड़प्पा की ये सभ्यता ज्यादातर, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं, यहां पर एक मुद्रा प्राप्त हुई है ना, उस मुद्रा पे व्याघ्र का चिन्ह अंकित है। किसका चिन्ह अंकित है? व्याघ्र का, ठीक है, व्याघ्र यानी शेर का चिन्ह अंकित मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है अपने को? व्याघ्र अंकन द्वारा की मुद्रा जो है अपने को कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, ठीक है। इसके बाद एक अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना, इंपॉर्टेंट 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 क्या है इसमें? देखो ये बच्चा है, ठीक है, बच्चे की खोपड़ी में हो रहे हैं 6 छेद। कितने छेद हो रहे हैं बच्चे की खोपड़ी में? 6 छेद, यानी कि इसने किसी ने तो इसका ऑपरेशन करने की कोशिश करी थी। ऐसे 6 छेद नेचुरली तो होते नहीं बच्चों के, तो बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र प्राप्त हुई है, एक शल्य क्रिया का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? शल्य क्रिया का। तो राजस्थान के, ये राजस्थान का ही नहीं, प्राचीन भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया में शल्य क्रिया का प्राचीनतम प्रमाण है। क्या है? शल्य क्रिया का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हो रहा है दुनिया में? अपने को कालीबंगा से। ये जो शल्य क्रिया की गई थी, इसमें इस जो बच्चे थे इस पर एक बीमारी हो गई थी, मस्तिष्क शोथ बीमारी। तो वो मस्तिष्क शोथ बीमारी में कुछ निकालना होता था अंदर से, तो वो छेद करके निकाला जाता था, तो इस वजह से यहाँ पर 6 छेद प्राप्त हुए अपने को बच्चे की खोपड़ी में, तो इसको मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। और शल्य क्रिया का प्राचीन दुनिया में प्राचीनतम प्रमाण मिलता है अपने को शल्य क्रिया का, कहां पे? कालीबंगा में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। फिर भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। वो भी प्राग ऐतिहासिक कालीन ही है, मतलब प्राग हड़प्पा के टाइम में भूकंप आ गया था यहाँ पे, तो जो मकान और इनकी दीवारें होती थी उनपे अपने को भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहां से मिले हैं भूकंप के प्रमाण प्राचीनतम? वो भी अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये भी। तो ये दोनों याद रख लेना। फिर हाँ, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां मिली है, ठीक है, यहाँ पे ऊंट की हड्डियां मिली है। तो जब अपन बोला जाता है ना कि अरब आक्रमण के बाद राजस्थान या भारत में ऊंट आए,
तो लोग बाग इस पे सरप्राइज इसलिए होते हैं क्योंकि ऊंटों की हड्डियां कहां से मिलती है अपने को? कालीबंगा से। ठीक है, तो आप ये एक प्रमाण दे सकते हैं कि आपको ऊंटों की हड्डियों का प्रमाण तो आपको पूरे भारतीय इतिहास में आपको राजस्थान में पहले से ही मिल रहा है, काफी पुराने टाइम से ऊंट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे। हाँ, ये हो सकता है, देखो जब प्रवासन होता है ना कहीं किसी भी दूसरे एरिया से लोग जब एक एरिया में आते हैं तो अपने साथ अपने जानवर लेके आते हैं, तो हो सकता है उनकी जो ब्रीड वाले जो ऊंट आज के टाइम पे अपने को मिलते होंगे ना, तो हो सकता है वो ऊंट लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में पहले ऊंट नहीं थे। भारत में राजस्थान में पहले भी ऊंट थे, और ऊंटों की अस्थियों के प्रमाण अपने को कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कालीबंगा से। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हाथी दांत के भी प्रमाण अपने को कहां से प्राप्त हो रहे हैं? हाथी दांत का स्पेसिफिक मतलब आप देखोगे कि जब जहां पे भी अपन देखते हैं ना, तो ओरिजिनल हाथी दांत कहीं भी नहीं मिलता है। यहां पर ओरिजिनल हाथी दांत मिला है, और जगह या तो आभूषण मिले होंगे हाथी दांत के या कुछ मिले होंगे। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल हाथी दांत मिला हुआ है ऐसे का ऐसे, क्या पता उससे आभूषण बनवाते क्या करते वो लोग बाद में, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल अपने को क्या मिलता है? हाथी दांत के प्रमाण मिलता है। तो ओरिजिनल हाथी दांत यहाँ मिला है और ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपन देखते हैं कि इसके कुछ और अन्य नाम भी थे कालीबंगा के, तो मुख्य मुख्य प्राप्तियां तो यही हुई है कालीबंगा में। ठीक है, इसके अलावा अन्य नाम क्या थे कि वहां पर बंगन का व्यापार होता है। बंगन बोलते हैं अपन चूड़ियों को, तो है ना, जिसकी इसी का नाम कालीबंगा है ना, तो बंगा का मतलब क्या होता है? चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काली है तो कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। तो बंगन या चूड़ियों का कारखाना वहां पे मिला है। तो चूड़ियां भी ज्यादातर किसकी बनाई जाती थी? वहां पे मिट्टी की चूड़ियां बनती थी। तो मिट्टी की चूड़ियों का कारखाना या बंगन का कारखाना अपने को कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। तो अभी तक ये प्रश्न नहीं बना कि हमें बंगन या चूड़ियों का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है, मिट्टी की चूड़ियों का, वो कहां से प्राप्त हुआ है? ये अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। फिर इसको दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। दीनहीन सभ्यता मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया क्यों कहा जाता है। फिर दशरथ शर्मा जो है ना, इसने इसको तीसरी राजधानी बताया। एक आप नाम देखना कि पिगट नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। पिगट ने क्या बोला कि जो हड़प्पा है वो पहली राजधानी है और मोहनजोदड़ो इसकी दूसरी राजधानी है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो इतना बड़ा शहर था, वो हड़प्पा से बड़ा शहर था। हड़प्पा की पहले खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा को उसका केंद्र का महत्वपूर्ण सेंटर बता दिया, राजधानी बता दी गई थी। तो पिगट ने बोला नहीं नहीं, हड़प्पा अकेली राजधानी नहीं थी, मोहनजोदड़ो भी राजधानी थी। तो इन दोनों को पिगट ने बोला कि दोनों जुड़वा राजधानियां थी। ठीक है, लेकिन जब ये बड़ा शहर, एक और बड़ा शहर खोज लिया गया कालीबंगा, उस समय तो ये सबसे बड़ा शहर ही था एक तरीके से हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद। तो जब कालीबंगा को खोज लिया गया तो दशरथ शर्मा ने कहा कि यार नहीं, ये दो ही नहीं, ये तीसरी सबसे बड़ी राजधानी है। तो इसको कालीबंगा को जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है तीसरा सबसे बड़ा शहर माना गया था उस टाइम पे, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया गया? तीसरी राजधानी। कि पिगड़ ने तो जुड़वा राजधानी है, दो राजधानी इनको बना दिया, और दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी किसको बना दिया? कालीबंगा को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। फिर मृदभांड परंपराओं में अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो है गुलाबी मृदभांड पाए गए हैं। तो गुलाबी मृदभांड जो है थोड़ा सा पिंक सा, ऐसा नहीं कि वो पूरे पिंक तरीके से, थोड़ा पिंकिश कलर देते हैं वो। तो वो जो है वो सोथी संस्कृति में वो जो है अपने को मृदभांड पाए गए हैं। सोथी अपने बीकानेर वाली संस्कृति। तो सोथी मृदभांड जो परंपरा है वो अपने को कहां पे प्राप्त होती है? विकसित रूप में कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सोथी मृदभांड या जिनका विशिष्ट मृदभांड था, जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे ना, जो बड़े बड़े लोग होते थे, वो कौन से मृदभांड रखते हैं? सोथी मृदभांड। और जिनके पास कम पैसा होता था वो मतलब जो लोकली ज्यादातर लोग होते ही हैं जो यहाँ पर रहते थे, तो वो कौन सा मृदभांड लेंगे? वो लाल काले मृदभांड लेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य मृदभांड तो कौन सा था? इसका सामान्य मृदभांड था अपना काले और लाल, जिसको अपन बोलते हैं BRW। और विशिष्ट जो मृदभांड था वो कौन सा था? गुलाबी मृदभांड, जिसको अपन सोथी मृदभांड भी कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेंधव लिपि युक्त एक मृदभांड मिला है जहां पर लिपि ओवरलैप कर रही थी। ये आदमी ने अक्षर लिखे हुए, मान लो यहाँ पे कुछ, तो अब ये ओवरलैप करके और यहां से वापस घूम रहे हैं ये अक्षर। तो अपने को तब जाके पता चला कि यार ये कोई लिपि इस तरीके से जा रही है, फिर इस तरीके से जा रही है, यानी कि ये लिखी जाती है। शुरू तो ये हुई है दाएं से बाईं ओर, तो लिखी तो ये दाएं से बाईं ओर जा रही है, फिर ये ओवरलैपिंग करके जा रही है। तो इसका मतलब या तो ये हो सकता है गोमूत्री लिपि हो या बुस्ट्रोफेदन लिपि हो, कि पहले एक बार इधर से लिख दिया, फिर इधर से लिख दिया, फिर इधर से लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं? बुस्ट्रोफेदन लिपि, है ना। तो इसके प्रमाण भी अपने को कहां से प्राप्त हो रहे हैं? अपने को कालीबंगा से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और अंत्येष्टि परंपरा, जो यहाँ पर जो अंत्येष्टि परंपरा मिली है, वहां पर तीनों तरीके की अंत्येष्टि मिली है। या तो पूरी तरह से समाधान मिला है, यहाँ पे पूर्ण समाधान, जो शव था उसको सीधा ही काट दिया गया, इसको बोलते पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता था? पहले
जो शव मिलता था ना अपने को, जो शव को पहले जंगल में छोड़ देते थे ताकि जंगली जानवर वगैरह अपना पेट भर ले। ठीक है, तो वो पेट भर के जब उसका अस्थियों का कंकाल बच जाता था तो उस अस्थि कंकाल को अपन दफना देते थे। तो दफनाने के बाद इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं आंशिक शवाधान। क्या बोलते हैं, आंशिक शवाधान। फिर उसके बाद एक दाह संस्कार, जो आज वर्तमान में भी हिंदू धर्म में प्रचलित है, दाह संस्कार। तो आजकल ज्यादातर लोगों को जलाते ही अपन। तो दाह संस्कार के जो समाधान की जो परंपरा थी वो भी अपने को यहाँ पर प्राप्त होती है। तो तीनों प्रकार के परंपराएं अपने को प्राप्त हो रही है। ठीक है, फिर युगल समाधान भी यहाँ पर मिला है। एक जोड़ा है, वो अपने को उन जोड़े का समाधान अपने को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो औरत और मर्द दोनों का जो है अपने को एक कब्र प्राप्त हुई है, उसको अपन बोलते हैं युगल समाधान। तो युगल समाधान के साक्ष्य भी अपने को कहां से मिल रहे हैं, कालीबंगा से प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद अपने को एक प्रतीकात्मक समाधान भी अपने को प्राप्त हुआ है। प्रतीकात्मक समाधान में क्या होता था, जितनी भी काम की रोजमर्रा की चीजें थी वो क्या करते थे, समाधान के साथ शव के साथ रख दिया करते थे। तो जैसे शव को गाड़ा मान लो, ठीक है, तो इनको दफनाएंगे तो साथ में इसके साथ में बहुत सारी जो दैनिक जीवन की चीजें थी वो रख देते थे। ठीक है, आभूषण रख दिया करते थे, कांच रख देते थे, कंगा रख देते थे। ठीक है, जो भी इसको दैनिक जीवन में आवश्यकता, इनको लगता था कि जो आत्मा है ना, इसको बाद में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो बाद में पड़ेगी जरूरत, तो इनको इसके साथ ही रख जाते हैं, तो यही यूज कर लेगा, नहीं तो अपने को परेशान करेगा घर आके। ठीक है, तो प्रतीकात्मक समाधान के जो साक्ष्य हैं वो भी अपने को कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। अब इसके अलावा अपने को, मुझे नहीं लगता ये हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे के लिए भी पर्याप्त है, और जो जीएस वाला है उसके लिए तो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रख लेना कि जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। एलपी टेसीटोरे ने इसकी खोज करी थी। 1951-52 में अमलानंद घोष द्वारा जो है इसका पहली बार जो है एक्सकेवेशन किया गया था, उत्खनन किया गया था, जो स्वतंत्र भारत का दूसरा प्राचीन उत्खनन था। इसके अलावा 1961 से 69 तक जो है 9 सत्रों में इसका व्यापक उत्खनन किन 3 लोगों ने किया था, एक तो बीके थापर, एक जेपी जोशी और एक बी बिलाल, इन तीनों ने किया था। ये जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, और भारत का जितने भी सांस्कृतिक अपने सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र थे उनमें तीसरा सबसे बड़ा शहर है आफ्टर राखीगढ़ी और धोलावीरा। ठीक है, फिर 5 सांस्कृतिक स्तरों पर जो है इसकी खुदाई अपने को इसके सांस्कृतिक स्तर प्राप्त होते हैं 5। 2 प्राक हड़प्पा से संबंधित थे और 3 हड़प्पा से संबंधित थे। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख प्राप्तियां हुई है, एक है जुता हुआ खेत जिसमें 2 फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो गेहूं और जौ और चना और सरसों दोनों को साथ बोते थे। इसके अलावा सेल खड़ी और मिट्टी की मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें सिंधु कालीन जो है लिपि लिखी जाती थी, जो दाएं से बाएं चलती थी। ठीक है, सिंधु कालीन लिपि। फिर इसके अलावा एक अपने को खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें पहिया भी लगा हुआ था। तो खिलौना गाड़ी से अपने को ये प्राप्त हुआ है कि भाई अपने को पता लगता है कि यहाँ पर गाड़ियां भी चलती होगी ऐसे। फिर सिलबट्टा मिला है, एक पल्ले वाला दरवाजा मिला है। हनुमानगढ़ जिला केंद्र है, उससे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की दिशा की तरफ है, और कालीबंगा जो है, जो जुता हुआ खेत है, वो कालीबंगा से दक्षिण पूर्व की ओर है। फिर संग्रहालय यहाँ पे 1985-86 में संग्रहालय बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी विशिष्ट प्राप्तियां हुई, ये सब विशिष्ट प्राप्तियां हैं इसकी जो मैं अपन डिस्कस कर रहे हैं। फिर कालीबंगा जो वाला जो एरिया है उसमें दोहरी रक्षा प्राचीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक साइड पश्चिमी साइड दुर्ग टीला प्राप्त हुआ है और पूर्वी साइड अपने को सामान्य नगर टीला प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो है अलंकृत ईंटें जो है फर्श में लगाई जाती थी। ठीक है, तो पूरी पूरी भारत की या पूरे जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है ना, उसमें अलंकृत ईंटें यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिली। ठीक है, तो अलंकृत ईंटें यहाँ पे मिली है। फिर यहाँ पर 2 टाइप के बेल मिले, एक तांबे का बेल मिला जो इनकी धातु का उच्च ज्ञान को दर्शाता है, और एक मिट्टी का बेल मिला, वो खिलौना बेल था जिसका सिर खुलता था। फिर लकड़ी की नालियां यहाँ पे अपवाद स्वरूप प्राप्त हुई है, क्योंकि प्राक सभ्यता है, दीनहीन सभ्यता है, इसलिए इन्होंने नालियां नहीं बनाई थी, बाद में लकड़ी की नालियां बनाई थी इन्होंने इसको। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, आयताकार अग्नि वेदिकाएं थी। विकसित हड़प्पा का जो साइन था वो ये था। ठीक है, विकसित हड़प्पा का साइन यही था कि वो अग्नि वेदिकाओं में यज्ञ कर रहे थे, और वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह भी अपने को प्राप्त हुआ है। मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ है। बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, जो कि मस्तिष्क की शोथ बीमारी का जो है शल्य क्रिया की गई थी। फिर भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी अपने को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ऊंट की हड्डियां भी यहाँ पे प्राप्त हुई है, किसकी, ऊंट की अस्थियां यहाँ प्राप्त हुई है। हाथी दांत यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके अन्य नामों में देखते हैं तो बंगन या चूड़ियों का कारखाना, इसको मिट्टी की चूड़ियों का कारखाना यहाँ पर था। दीनहीन सभ्यता इसको बोला जाता है, क्योंकि प्राक हड़प्पन प्राप्तियां यहाँ पे ज्यादा प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों का यहाँ पे इस्तेमाल बहुत व्यापक तरीके से किया जाता था, और जल निकासी की भी कोई व्यवस्थित जो है सुनियोजन नहीं था जल निकासी का भी, इस वजह से इसको दीनहीन सभ्यता बोला जाता है। फिर
अपन इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं कि भाई ये प्राक हड़प्पन सिटी है, तो पुराने टाइम के लोगों को तो कम ही ज्ञान होता है इस चीज का, है ना, तकनीकी रूप से वो कमजोर होते ही हैं। तो जब बाद के जो लोग सभ्यता के रूप में विकसित होते गए, तो उन्होंने नालियां बनाना और ईंटों को पकाना भी सीख लिया होगा। इसी वजह से ये दीनहीन सभ्यता आज कहलाती है। फिर अपवाद क्या है, यहाँ पर जो है पक्की सड़कें अपने को प्राप्त होती है, ये इसका अपवाद है। ठीक है, वो पक्की सड़क कब की है, जो विकसित हड़प्पा है उस समय की। फिर तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने बोला था। मृदभांड परंपरा में अपन देखते हैं तो गुलाबी मृदभांड, सोती मृदभांड यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ये विशिष्ट मृदभांड थे, जो अच्छे लोग होते थे, पैसे वाले, उनके पास ये मृदभांड होते थे। फिर एक लाल काले मृदभांड होते हैं, BRW, सामान्य लोगों के पास यही मृदभांड होते थे। फिर सेंधो लिपि युक्त मृदभांड थे, जो ओवरलैपिंग करते हुए अपने को प्रतीत होते हैं। अंत्येष्टि परंपरा में समाधान की 3 परंपरा प्राप्त होती है, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार, मैंने आपको समझा दिया तीनों क्या होते हैं। युगल समाधान मैंने समझा दिया, प्रतीकात्मक समाधान मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये समाधान की अंत्येष्टि परंपरा थी। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूनिक ज्ञान को। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं, हम इसी तरीके से फर्स्ट ग्रेड को जो है GS वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट कर देंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। आप स्ट्रेटजी वाले वीडियो देख लेना, उसमें जो है लिखा हुआ है उसको आप बना लेना अपने स्तर पे, और फिर अपन जो है लगभग ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए हैं अभी। और जैसे ये खत्म हो जाएगा और अपन कंटिन्यू जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं, राजस्थान हिस्ट्री के ऑप्शनल वाले बच्चे, उनको भी आप, वो भी जो है हमारे दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें आप जहाँ कर देखिए, आपको बहुत सारी अच्छी चीजें आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगला लेक्चर अपना आएगा आहार सभ्यता पे। ठीक है, धन्यवाद।